हेलो दोस्तों, मैं पंकज मालविया स्वागत करता हूं आप सबका अरावली पाठशाला पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे अपने कक्षा 10 के विज्ञान विषय को। और उसमें हमने जो केमिस्ट्री और बायो वाला जो पोर्शन था वो पूरा कर लिया था और हम फिजिक्स को पढ़ रहे थे। और उसमें अपने अध्याय नंबर 10 या जो नई बुक है उनके अनुसार अध्याय नंबर 9 का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाले अध्याय को हम पढ़ रहे थे। और उसमें हमने जो अगला वीडियो था उसमें हमने पढ़ लिया था कि प्रकाश क्या है। क्या क्या पढ़ा था हमने कि प्रकाश क्या है। फिर हमने पढ़ा प्रकाश के गुण और हमने पढ़ा था परावर्तन को, परावर्तन किसे कहते हैं, और परावर्तन के नियमों को पढ़ा था। परावर्तन के नियमों को पढ़ा था। परावर्तन के नियमों में हमने जो पहला नियम इसका पढ़ा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल पर होते। अगले वाले वीडियो में शायद हमने भूल से माध्यम लिख दिया था, उसकी जगह पर आप तल कर देना। उसके बाद है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। तो अब जो परावर्तन का नियम है उसी के आधार पर हम एक सवाल ले लेते हैं कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ चालीस डिग्री का कोण बनाया जाता है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। क्या होगा। तो क्या बोला है कि एक दर्पण पर आपतित, यहां पर किरण लिख देना, आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो ये बना दिया अपने दर्पण। ये क्या बना दिया? दर्पण। और ये क्या बना दिया हमने? अभिलंब। ये क्या बन गया? अभिलंब बन गया। और इस अभिलंब के साथ आपतित किरण है, आपतित किरण है वो, ये आपतित किरण है, ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? 40 डिग्री का कोण बना रही है। इसका मतलब कि आपतन कोण का मान कितना है? 40 डिग्री। आपतन कोण का मान कितना है? 40 डिग्री है। एक मिनट, मतलब आपतन कोण का मान है वो 40 डिग्री है। तो हमने क्या पढ़ा है परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? समान होता है। कोण आई बराबर कोण आर। तो ये आई का मान कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। तो कोण आई बराबर है कितना? 40 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा? कोण आर भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो परावर्तन कोण का मान कितना आ जाएगा? परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। कितना हो जाएगा? 40 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा। अब एक और सवाल लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेंगे हम। एक और सवाल लेंगे अपन कि किसी दर्पण पर, किसी पृष्ठ पर आपतित किरण, आपतित किरण द्वारा
पृष्ठ के साथ बनाए गए कोण का मान 50 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो देखिए इसने क्या बोला, किसी पृष्ठ पर आपतित किरण द्वारा दर्पण के पृष्ठ के साथ, तो ये हमने बना दिया दर्पण, क्या बना दिया दर्पण, और यहां पर क्या आ जाएगा अभिलंब, ये हमने क्या खींच दिया अभिलंब खींच दिया, ये क्या खींच दिया हमने अभिलंब खींच दिया। और आपतित किरण है, ये बना दी हमने आपतित किरण, और इस आपतित किरण के साथ क्या बोला इसने, आपतित किरण द्वारा दर्पण के पृष्ठ के साथ बनाए गए कोण का मान 50 डिग्री है। अब ये कोण मत कर देना, इसने क्या बोला है कि दर्पण के पृष्ठ के साथ, तो ये वाला कोण ये है आपतित किरण, ये क्या है आपतित किरण, और ये क्या है दर्पण। तो इस दर्पण के पृष्ठ के साथ ये वाला जो कोण है इसका मान कितना बताया है, दर्पण के पृष्ठ के साथ बनाए गए कोण का मान कितना है 50 डिग्री है, कितना है 50 डिग्री है। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले आपतन कोण का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर आपतन कोण और परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है समान होता है। तो हम ये ज्ञात करेंगे, मैंने बताया था अभिलंब इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये वाला जो कोण है कौन सा, जो ये वाला जो कोण है ये इसका मान कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। तो आपतन कोण कितना हो जाएगा बराबर 90 डिग्री माइनस ये 50 डिग्री। अब ये पूरा 90 है, ये 50 है, 90 में से 50 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। और आपतन कोण का मान हमारे पास कितना आ गया, ये कोण कितना आ गया हमारे पास 40 डिग्री आ गया। और परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है समान होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान है, तो कोण आई बराबर कोण आर बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये अपना उत्तर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये दो सवाल है इस प्रकार से पूछ सकते हैं। आपतन कोण का मान दिया हुआ होगा तो आपको क्या ज्ञात करना है परावर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। कभी कभी क्या दे देते हैं कि दर्पण के साथ कोण का मान दे देते हैं, तो आप क्या करेंगे पहले इस दर्पण के कोण को 90 में से घटा देंगे, आपतन कोण का मान पता चल जाएगा अपन को, फिर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है, इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे। अब कक्षा 9 में अपन जाते हैं, वहां पर परावर्तन आपको दो प्रकार का बताया, कितने प्रकार का दो प्रकार का। तो परावर्तन कितने प्रकार का दो, कौन कौन से दो प्रकार है, पहला है नियमित परावर्तन, दूसरा है विसरित परावर्तन, तो नियमित परावर्तन क्या होता है, क्या होता है नियमित परावर्तन। तो आपने देखा होगा कि ये दर्पण वगैरह होते हैं, ये दर्पण वगैरह है, इस पर जब प्रकाश की किरण आती है तो प्रकाश की किरण आएगी और उसी दिशा में वापस चली जाएगी, मतलब दिशा जो प्रकाश की किरण है वो फैलेगी नहीं सभी दिशाओं में, बल्कि एक ही दिशा में जितनी किरणें आ रही है सारी एक ही दिशा में जाएगी। किस प्रकार से, कि जैसे ये एक प्रकाश की किरण आ गई, ये एक प्रकाश की किरण आ गई। अब
ये जब परावर्तित होगी तो परावर्तित होने के बाद ये सारी एक ही दिशा में जाएगी। ये सारी एक ही दिशा में जाएगी। तो ये तो क्या हो जाएगा, नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन में हम क्या लिखेंगे कि इसमें क्या होता है, परावर्तन के पश्चात, और ये पृष्ठ कैसा हो जाएगा, चिकना पृष्ठ। सभी किरणें एक ही दिशा में जाएगी। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपने नियमित परावर्तन। और विसरित परावर्तन में क्या होगा कि हमेशा तो ऐसा नहीं है कि चिकना ही पृष्ठ हो। अब अपने पूरे कमरे में बहुत सारी वस्तुएं पड़ी रहती है, जिससे कारण क्या होता है, पृष्ठ पूरा चिकना नहीं होता बल्कि खुरदरा सा हो जाता है। इस विसरित परावर्तन के भी अपने ही फायदे। तो इसमें क्या होगा, पृष्ठ है ये जो, वो कैसा होगा, खुरदरा। पृष्ठ कैसा हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ क्या है, खुरदरा होगा। और जब प्रकाश की किरणें इसके ऊपर आपतित होगी तो प्रकाश की किरण ये क्या आ गई, एक ये आ गई। अब ये सारी किरणें आ गई, जब ये परावर्तित होगी तो इनका पृष्ठ क्या है, खुरदरा। क्या है, खुरदरा, जिसके कारण इन सभी आपतित किरणों की दिशा क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न दिशाओं में ये फैल जाएगी। तो कैसे फैलेगी ये, इस प्रकार से, जैसे कि ये किरण इस दिशा में चली गई, ये किरण इस दिशा में चली गई, ये किरण इसी दिशा में चलेगी। तो इसमें क्या होगा, जब प्रकाश की किरण, तो क्या लिखेंगे हम, प्रकाश किरण खुरदरे पृष्ठ से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाए, सभी दिशाओं में फैल जाए। तो ये क्या हो जाएगा, अपना विसरित परावर्तन हो जाएगा। और इसी विसरित परावर्तन के कारण क्या होता है कि हम जो कमरे में बल्ब करते हैं और पूरे कमरे में क्या हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे कि बल्ब करने पर प्रकाश का फैलना, प्रकाश का फैलना, ये किसके कारण होता है, विसरित परावर्तन के कारण ही होता है। तो क्या पढ़ा हमने कि नियमित परावर्तन क्या होता है, विसरित परावर्तन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होता है कि एक कांच की पतली सी शील्ड या प्लेट होती है, उसके एक तरफ क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, एक तरफ क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, जिसका उसका एक तरफ का हिस्सा क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। चित्र अपन बनाते हैं तब पॉलिश किस प्रकार से करते हैं कि ये कोई कांच की प्लेट है और इसके एक तरफ अपन क्या कर देंगे, इसके एक तरफ वाले भाग को अपन यहाँ से पॉलिश कर देते हैं, क्या कर देंगे,
पॉलिश कर देंगे। और पॉलिश करते ही क्या हो जाएगा, पॉलिश के जो विपरीत साइड वाला भाग है, इस वाला हिस्सा, ये क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है। और ये जो पॉलिश की जाती है ये किसकी करेंगे, तो ये पॉलिश किसकी की जाती है, कि ये पॉलिश की जाती है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट या फिर पारे की या एल्यूमिनियम की, या एल्यूमिनियम की जाती है। तो आपको सीधा बोलना है समतल दर्पण क्या होता है। तो आप बताएंगे कि कांच की एक सीधी प्लेट या शील्ड के एक तरफ सिल्वर नाइट्राइड, पारे या एल्यूमिनियम की पॉलिश कर दी जाती है, जिसके कारण उसके एक तरफ का पृष्ठ परावर्तक हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं अपन, समतल दर्पण बोलते हैं। किस प्रकार से, कि ये देखिए, ये क्या है, एक सीधी कांच की पतली सी प्लेट थी, जिसके एक तरफ क्या कर दी, ये पॉलिश किया हुआ भाग है, ये पॉलिश कर दी, और इस पॉलिश करने के कारण इसका एक तरफ का पृष्ठ क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। यहाँ पर कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो ये क्या करेगा, उसका परावर्तन कर देगा। किस प्रकार से करेगा, कि ये जैसे लेजर लाइट की अपनी प्रकाश की किरण आ रही है तो इसका क्या कर देगा, ये परावर्तन कर देगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे कि क्या होता है समतल दर्पण। तो हम लिखेंगे समतल दर्पण क्या होता है। सबसे पहले तो समतल दर्पण क्या होता है कि कांच की एक तरफ AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट, पारे या एल्यूमिनियम की पॉलिश करने से इसका एक पृष्ठ परावर्तक हो जाता है। इसे ही क्या बोले, इसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गया कि समतल दर्पण होता क्या है। इसमें आपको ये अच्छे से याद रखना है कि किसकी पॉलिश किसकी की जाती है, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, पारे या एल्यूमिनियम की पॉलिश की जाती है। अब सॉरी, अब समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो आप देखोगे कि जब अपने घर के अपने जो अलमारी है उसमें या किसी भी वस्तु में जहाँ पर शीशा लगा हुआ है, आप उसमें जाके जब इसके आगे खड़े रह जाते, तब आपको क्या क्या दिखाई देता है वो आपको सोचना है। सबसे पहले जैसे आप कांच के आगे जाके खड़े रहेंगे तो आप देखोगे कि उसके आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है, आपका जो छाया चित्र, उसके आगे जो बिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, वो मैंने आपको बताया था। कोई भी वस्तु होती है वो क्या कहलाती है, बिंब, और उससे प्रकाश की किरणें जाके फिर दो या दो से अधिक प्रकाश की किरण मिलती है तो उसका छाया चित्र बनता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रतिबिंब। तो हम जब कांच के आगे जाके खड़े रहते हैं तो हम प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में आप सोचो कैसा बनता है, वो अपनी हाइट के जितना ही बनता है। तो सबसे पहले जो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो उसकी बीम की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों की क्या होती है, समान होता है। आप ऐसा नहीं होता कि आपकी हाइट छोटी है और बड़ी, ठीक है। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी बीम और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। अब हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है। तो सबसे पहला हम क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा,
प्रतिबिंब सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। अब दूसरा बनेगा आभासी। दूसरा शब्द क्या लिखेंगे अपन? आभासी। अब ये आभासी शब्द कहां पर आता है पता है? कि जब प्रकाश की किरणें, ये जैसे कोई भी दर्पण है और प्रकाश की किरणें, या ये इनका इसका अभिलंब हो जाएगा, प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से आएगी और ये परावर्तित हो जाएगी, इस प्रकार से आएगी और ये परावर्तित हो जाएगी। अब ये देखो, जहां प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होता है? जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरण या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर कहीं पे मिल रही है, ये इस दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में जा रही है। अब दूसरी किरण आएगी, वो भी दूसरी दिशा में जाएगी। जैसे ये आगे, ये यहाँ से यहाँ पर जैसे इस तरफ आएगी और ये परावर्तित होकर चली जाएगी। अब प्रकाश की किरणें क्या नहीं मिल नहीं रही है, तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा? तो क्या करेंगे? इनको मिलती हुई प्रतीत करेंगे। जब इनको पीछे की तरफ ऐसे डैश 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 करके, इस किरण को अपन ने क्या किया? डैश डैश करके पीछे मिलाया इस किरण, ठीक है, और इसको डैश डैश करके मिलाया, इसको भी डैश डैश करके मिलाया। तो इस प्रकार से जब इसको मिलाएंगे पीछे की तरफ, तो ये आभासी किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। आभासी किरणें मिलती है। वास्तविक किरण जहां पर मिलती है वहां पर तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जहां पर आभासी किरणें मिलती है वहां पर क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो क्या लिखेंगे? कैसा प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, उसके बाद आभासी होता है। एक अपन बनाते हैं यहाँ पर, ये हमने बना दिया समतल दर्पण। क्या बना दिया हमने? ये समतल दर्पण बना। अब इसके एक साइड अपन क्या कर देंगे? पॉलिश। क्या कर देंगे? पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। नहीं, ये तो पृष्ठ कर देते हैं, इसको इस तरफ कर देते हैं। ये रहा दर्पण। अब इसकी एक तरफ क्या कर देंगे अपन? पॉलिश कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति या लड़का खड़ा है, यहाँ पर कौन खड़ा है? बिंब। ये क्या हो जाएगा? बिंब, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? यहाँ से लेकर मान लो इसकी ऊंचाई कितनी है? h। इतनी इसका ऊंचाई कितनी है? h। और ये दर्पण से, यहाँ से लेकर दर्पण और इसके बीच की दूरी है d। कितनी है? d। ये दर्पण और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? d। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा? इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी इतनी ही दूरी पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी दूरी d डैश b इतनी की इतनी होगी। जितना अपन दर्पण के आगे आगे जाते हैं उसका जो प्रतिबिंब है वो भी आगे आता रहता है। जैसे अपन दर्पण से दूर हटते हैं, वैसे कि वैसे उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर की तरफ दूर हटता है। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी दूरी भी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर सेम हाइट का, इसकी ऊंचाई भी h डैश, और ये दूरी कितनी हो जाएगी? d डैश हो जाएगी। अब आपने देखा होगा जैसे जैसे अपन दर्पण के आगे की तरफ जाते हैं वो वाला अंदर वाला प्रतिबिंब भी आगे की तरफ जा रहा है। तो ये बिंब है, ये जैसे इस तरफ जाएगा, मान लो इसकी चाल v है, तो वैसे भी ये भी इसी तरफ आएगा, इसकी चाल भी ये आगे की तरफ आएगा, तो इसकी चाल v डैश हो जाएगी। तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब सीधा है, सीधा है। आभासी क्यों है? क्योंकि आभासी किरणें मिलती है, वास्तविक किरणें नहीं मिलती है। अब इसके बाद इन दोनों दूरी क्या है? समान है। तो बिंब व प्रतिबिंब की किससे दूरी? दर्पण से। दर्पण से दूरी समान, दर्पण से दूरी
समान होती है। ठीक है, सवाल पूछ ले आपको, वो किसी समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है या 3 मीटर है, तो बिंब की ऊंचाई कितनी होगी? तो आप सीधा बोलोगे 3 मीटर। क्यों? क्योंकि बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान है। बिंब की पूछे तो प्रतिबिंब की पूछे, दोनों में से किसी एक की देगा, एक की पूछेगा, तो आप सीधा क्या बोलोगे कि बिंब की जितनी ऊंचाई होगी उतनी ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, या बीम जितनी प्रतिबिंब से दूर दर्पण से दूर होगा उतना ही ये दूर होगा, और ऊंचाई में भी ये समान होगा। तो बिंब व प्रतिबिंब की ऊंचाई समान। ऊंचाई समान। और एक सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट है पार्श्व परिवर्तन। क्या होता है पार्श्व परिवर्तन? आप दर्पण में देखोगे तो आपका दाया भाग बाएं तरफ, बाया भाग दाई तरफ। जैसे कि मेरा ये लोगो इस साइड बना हुआ है, जैसे मैं दर्पण के आगे खड़ा रहूंगा, दर्पण में मेरा ये लोगो इस साइड दिखाएगा। ऊपर से नीचे उल्टा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, दाया भाग बाया और बाया भाग दाया दिखेगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, दाया बाया दोनों एक दूसरे में बदल रहे हैं, दाया बाया में और बाया दाया में हो रहा है। तो सीधा आपको प्रश्न पूछेगा कि समतल दर्पण क्या होता है, तो आप बोलोगे सीधा कि कांच की एक पतली सी पट्टी के ऊपर क्या करेंगे, उसकी एक साइड पॉलिश करेंगे, किसकी, सिल्वर नाइट्रेट की या पारे की या एल्यूमिनियम की, जिससे इसका एक परत परावर्तक हो जाए, तो वो तो क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी क्यों बनेगा? क्योंकि वास्तविक किरणें नहीं मिल रही है। फिर बिंब और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी समान होती है, बिंब व प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होती है, और पार्श्व परिवर्तन होता है। उसके साथ एक भी आप भी लिख सकते हो कि बिंब व प्रतिबिंब दोनों समान वेग, समान चाल से ही पास आएंगे और दूर जाएंगे। ठीक है, अगर ये गति करेगा तो ये भी गति करेगा, जैसे ये इस तरफ करेगा तो ये भी इस तरफ करेगा। ठीक है, ये हमने समझा क्या कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से निर्माण होता है। अब समतल दर्पण पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होता है कि समतल दर्पण में तो क्या था, ये जो पृष्ठ था ये क्या था, एकदम सीधा सीधा, लेकिन जो अपना गोलीय दर्पण होगा उसमें इसका परावर्तक पृष्ठ किस प्रकार से हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। अब एक और गोला बना देता हूं। अब इस गोलाकार पृष्ठ के क्या करेंगे अपन, एक तरफ एक भाग को क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। तो अगर इसके एक भाग को अपन क्या कर देंगे, यहां पर इस प्रकार से अगर क्या कर दे, पॉलिश कर दे, क्या कर दे, पॉलिश कर दें, तो ये पूरा बाहर वाला पूरा भाग है ये क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परावर्तक पृष्ठ। इसके या तो अंदर की तरफ कर दो या बाहर की तरफ, किसी भी एक भाग में अपन क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अपना गोलीय दर्पण। क्या बन जाएगा? गोलीय दर्पण बन जाएगा। ठीक है, अब ये गोलीय दर्पण होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होते हैं? तो उत्तल दर्पण क्या होगा
कि इस गोलीय दर्पण के अपन क्या करेंगे, अवतल और उत्तल दर्पण किस में से निकलेंगे, इस गोलीय दर्पण से। एक पूरा ये गोलीय पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ का अपन क्या करेंगे, छोटा सा टुकड़ा बाहर निकालेंगे काट के, इसका छोटा सा टुकड़ा, मान लो ये इतना, ये इसका इतना सा टुकड़ा हमने लिया, ये इतना सा टुकड़ा हमने लिया, और इस इतने से टुकड़े को अपन क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। क्या कर देंगे अपन, इस इतने से टुकड़े को अपन बाहर निकाल देंगे, इतने से टुकड़े को अपन ने बाहर निकाल दिया। तो ये क्या बन गया, एक प्रकार का दर्पण बन गया। और अब ये एक इतना पूरे गोले में से निकाला, इसको अपन छोटे से टुकड़े को इसमें, इस छोटे से गोले में से, पूरे से गोले में से निकाला है। अब इसमें से इसके दो भाग निकलेंगे, अब देखो इसके दो भाग है, एक तो ये बाहर उभरा हुआ, ये क्या है, इस प्रकार से ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ये तो क्या कहलाएगा, उभरा हुआ भाग, ये उभरा भाग। और ये अंदर की तरफ धसा हुआ है, ये अंदर की तरफ धसा हुआ है। चम्मच देखिए, चम्मच के उल्टी तरफ वाला भाग ये तो क्या होगा, उभरा हुआ, और चम्मच के अंदर वाला भाग क्या हो जाएगा, धसा हुआ भाग। तो ये भाग क्या हो जाएगा, धसा हुआ। अब इस पूरे गोलीय पृष्ठ में से अपन ने इसको निकाला है। अब ये धसा हुआ और उभरा हुआ भाग है, इन्हीं से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का निर्माण होगा। अब इस गोले में से मैंने ये इतना सा भाग निकाला, यहां पर भी मैंने इतना सा भाग निकाला, ये ले लिया। अब पॉलिश करने का डिफरेंस है दोनों में। अब अगर मैं क्या कर दूं कि इसके जो अंदर की तरफ धसा हुआ भाग है, अंदर की तरफ जो धसा हुआ भाग है, यहां पर अगर मैं पॉलिश कर देता हूं, यहां पर मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, तो जहां पर पॉलिश करते हैं उसके विपरीत वाला भाग पृष्ठ होता है, वो परावर्तक बन जाता है, वहां से प्रकाश की किरणें परावर्तित होगी। तो मैंने इस धसे हुए भाग को तो क्या कर दी, पॉलिश, धसे भाग को क्या कर दी, पॉलिश। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला भाग हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ। तो किसी गोलीय पृष्ठ के धसे हुए भाग को पॉलिश करने पर उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कौन सा कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में अपन को पॉलिश किस साइड करनी है, ये कौन सा भाग है, उभरा हुआ। तो उभरे हुए भाग पर अगर मैं पॉलिश कर दूं तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो जाएगा, धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। तो ये क्या है, उभरा हुआ, और ये परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है। तो गोलीय दर्पण किसी गोलाकार पृष्ठ का ही गोलीय दर्पण भाग होता है। किसी गोलाकार परावर्तक पृष्ठ का छोटा सा टुकड़ा अपन बाहर निकालेंगे तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, गोलीय दर्पण प्राप्त हो जाएगा। ये इस पूरे गोले का भाग होता है उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। इसमें से छोटा सा टुकड़ा काट के अपन निकाल देंगे, क्या बन जाएगा, गोलीय दर्पण। ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब इस टुकड़े जो बाहर गोलीय पृष्ठ का भाग है उसके अगर धसे हुए भाग में हम पॉलिश कर देते हैं तो हमको उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। और अवतल दर्पण में क्या होगा कि जब इसके उभरे हुए भाग को पॉलिश करें तो इसका धसा हुआ भाग है वो परावर्तक पृष्ठ के रूप में अपन को प्राप्त होता है। ये कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, उत्तल दर्पण में क्या लिखेंगे अपन, गोलीय पृष्ठ के धसे हुए भाग में पॉलिश करने पर प्राप्त दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या होगा,
अवतल दर्पण क्या होगा, गोलीय पृष्ठ के उभरे हुए भाग में पॉलिश करने पर प्राप्त दर्पण। अब इनका एक और नाम आपको याद रखना है, अब उत्तल और अवतल। अब ये उत्तल है, इसको तो क्या बोलते हैं अपन, उत्तल को अपन क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण भी बोलते हैं, और अवतल को बोलते हैं अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। ये जो जैसे कि अपन ने क्या बना दिया, ये दर्पण बना दिया, और इस दर्पण को अपन को क्या बनाना है, कौन सा बनाना है, उत्तल। क्या बनाना है, उत्तल। तो पॉलिश किस साइड करेंगे अपन, धसे हुए भाग पर, यहां पर। अब ये इस प्रकार का ये जो कर्व है, यहां पर क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें आएगी, प्रकाश की किरणें बीच सेंटर में जो आती है वो तो सीधी की सीधी जाती है, लेकिन यहां पर जो प्रकाश की किरणें आएगी, जैसे ही ये उनको क्या करेगा, फैलाने का काम करेगा। जैसे ही प्रकाश की किरणें आएगी तो उत्तल दर्पण पर क्या होगा, ये प्रकाश की किरणें फैल जाएगी। तो फैलता है उसको क्या बोलते हैं अपन, अपसारी, अपसार करना। अपसार का मतलब क्या होता है, फैलना। तो इसको क्या, उत्तल दर्पण को अपन क्या बोल सकते हैं, एक नाम इसका अपसारी, अपसारी दर्पण भी इसको बोल सकते हैं। और ये जो अवतल दर्पण है, ये मैंने बना दिया अवतल, इस प्रकार का अवतल दर्पण। पॉलिश किस साइड करूं मैं, पॉलिश में इसके करूंगा बाहर की तरफ, तभी तो अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक होगा। और जब मैंने इसके अंदर की तरफ पॉलिश की, तो जब प्रकाश की किरणें आएगी, प्रकाश की किरणें ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, तो ये क्या करेगा, सारी किरणों को अंदर की तरफ ऐसे सिकुड़ेगा, पास में लाएगा, सबको पास में लाएगा। और ये परावर्तन होने के बाद किस प्रकार से ये सारी पास में आ जाएगी, इस प्रकार से, ये भी इस प्रकार से, ये भी इस प्रकार से, ये भी इस प्रकार से। तो सारी जो किरणें हैं वो आपस में मिलेगी तो पास आएगी। पास आने को क्या बोलते हैं, अभिसरण। क्या बोलते हैं, अभिसरण। और इस दर्पण को क्या बोलेंगे, अभिसारी। आप लेंस पढ़ोगे उसमें भी आएगा अपसारी और अभिसारी दर्पण किसको बोलते हैं, लेंस किसको बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अभिसारी। तो अवतल दर्पण कैसा होगा, अभिसारी। ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण, और जिस प्रकार से हमने समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना देखा था, उसी प्रकार से हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का निर्माण होता देखेंगे कि किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब इनसे बनने वाले प्रतिबिंबों को पढ़ने से पहले आपको कुछ शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला अपन लेंगे ध्रुव। ध्रुव क्या है, ध्रुव। ध्रुव ये ध्रुव तारे वाला ध्रुव नहीं है। जब क्या होता है, किसी भी अपन इस प्रकार से कोई अगर दर्पण है, ये दर्पण हमने ले लिया, ये गोलीय दर्पण, दर्पण कौन सा, गोलीय दर्पण ले लिया। अब ये इतना, ये गोलीय दर्पण किसका भाग है, पूरे एक गोले का भाग है, उसमें से काट के अपन ने निकाला है। तो इस गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा, जो बीच का सेंटर का पॉइंट होगा, वो क्या कहलाएगा, इस पूरे परावर्तक, इसका पूरा ये परावर्तक पृष्ठ है। मान लो ये उत्तल है या अवतल मुझको नहीं पता, मैं किसी भी इसकी एक साइड को पॉलिश कर देता हूं। मान लो मैंने इस वाले भाग को पॉलिश कर दिया। अब इस परावर्तक पृष्ठ ये पूरा यहां से लेकर यहां तक है। अब इसका सेंटर पॉइंट होगा, इसका जो मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, इसका ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ध्रुव या पोलर कहलाएगा। इसको P से प्रदर्शित करते। ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का
मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता। ठीक है। अब कहीं पर भी आए दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण का ध्रुव क्या है कि जितना मैंने भाग काट के निकाला था उसका सेंटर पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? इसका पोलर या ध्रुव कहलाएगा। आ गया समझ में? अब दूसरा शब्द है इसका मुख्य अक्ष। पोलर के बाद अपन पढ़ लेते हैं द्वारक, पढ़ लेते इसका द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है? अब मैंने ये गोलीय दर्पण ले लिया। अब इस गोलीय दर्पण को मैंने किसी से काटा होगा, तो ये इसका यहां से लेकर इसका व्यास है, ये पूरा व्यास है इस गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास। यहां से पोलर तो कहा था, इस पूरे इसका मध्य बिंदु यहां पर, तो इसका जो पूरा व्यास है कि ये कहां से लेकर इसके परावर्तक पृष्ठ का व्यास कितना है, वो इसका क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा। तो द्वारक क्या कहलाता है कि इसको एम या एन, ये गोलीय पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ इसका ये। तो गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ, इसका ये एक सिरा, ये इतना भाग काटा, एक सिरा, ये दोनों सिरों को अपन आपस में मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा? इसका द्वारक। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की व्यास को दर्पण का द्वारक कहते। ध्रुव तो क्या होता है कि परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या बोलते हैं अपन? द्वारक बोलते हैं। अब उसके बाद है वक्रता केंद्र। क्या होगा? वक्रता केंद्र। तो हमने जो गोलीय दर्पण निकाला था, इसका कलर चेंज कर देता हूं, हमने जो गोलीय दर्पण निकाला था वो किस में से निकाला था? किसी एक गोलीय पृष्ठ का ही भाग था। अब जिस ये जो गोलीय दर्पण है, उत्तल हो या अवतल, अपन ने जिस पृष्ठ में से निकाला है उसको, उसका जो केंद्र होगा, उसका केंद्र होगा, उसका जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। मान लो मैंने ये इतना भाग इसका काट के निकाला है, इतना भाग मैंने काट के निकाला है, लेकिन ये भाग मैंने काट के निकाला है, ये किसी ना किसी गोलीय पृष्ठ का ही तो भाग है, और यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? इसका वक्रता त्रिज्या, और ये इसका जो सेंटर पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो हम लिखेंगे वक्रता केंद्र, सेंटर पॉइंट, जिसको अपन सी से प्रदर्शित करते हैं। तो उस गोलीय दर्पण जिस गोले का या जिस गोलीय पृष्ठ का भाग है, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है। तो वक्रता केंद्र क्या कहलाता है कि जो गोलीय दर्पण है, भले उत्तल हो या अवतल, वो जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। ये क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र या सी हो जाएगा। ठीक है। अब
मुख्य अक्ष। अब क्या आएगा? मुख्य अक्ष। अब ये जैसे कोई भी गोलीय दर्पण है, अब इस ये गोलीय दर्पण है, इसका मैं गोला बना दूं ऐसे डैश 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 करके, ये आगे बढ़ा है, तो इस गोले का सेंटर ये यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? इसका वक्रता केंद्र सी हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? द्वारक हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेंटर इसका क्या हो जाएगा? पोलर या ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर क्या आ गया? इसका वक्रता केंद्र, और ये क्या हो जाएगा? इसका इसका जो बीच वाला ये भाग है, ये क्या कहलाएगा? इसका पोलर या पी। ठीक है, अब एक रेखा है जो खींचेंगे अपन, क्या करेंगे? जो इसके ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, वो क्या कहलाएगा? इसका, इस दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो मुख्य अक्ष क्या होगा? कि वह रेखा जो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वो क्या कहलाएगा? इसका इस साइड भी कितनी भी हो सकती है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? इसका क्या कहलाएगा? इसका मुख्य अक्ष। मुख्य क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा अपन? कि गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाएगी? उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाएगी। और इस मुख्य अक्ष की क्या विशेषता है? कि जो प्रकाश की किरणें इस मुख्य अक्ष के समान, मुख्य अक्ष पर आएगी, कोई भी प्रकाश की किरण मान लो इस मुख्य अक्ष के ऊपर आती है, तो वो जिस दिशा में आएगी वो उसी दिशा में वापस चली जाएगी। ठीक है, तो मतलब सीधी गिनी जाती है, वो परावर्तित नहीं होती है। तो मुख्य अक्ष पर प्रकाश की किरण अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? में वक्रता केंद्र, ध्रुव, द्वारक पढ़ लिया, मुख्य अक्ष पढ़ लिया। अब एक बाकी है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, अब ये जो अपन ने बनाया है, तो ये तो है पूरा मुख्य अक्ष। अब दर्पण के जो ध्रुव है, ध्रुव और वक्रता केंद्र, इन दोनों को आपस में मिलाने वाली रेखा है, वो क्या कहलाएगी? इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कि जिस गोले का वो भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो अपन क्या लिखेंगे वक्रता त्रिज्या में? पहले तो ये लिख सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र मिलाने वाली
रेखा क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसको CP, जैसे कि या पीछे अपन चित्र में C से लेकर P तक की दूरी CP बराबर वक्रता त्रिज्या। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब उसके बाद है फोकस। क्या है? फोकस। फोकस इसको F से दर्शाते हैं। फोकस क्या होता है कि एक जगह पर जहां पर सब क्या हो, सब कुछ मिला के एकत्रित हो जाए, जहां पर सब पॉइंट आउट हो जाए, वो क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। तो दर्पण के ऊपर, गोलीय दर्पण के ऊपर क्या होती है? प्रकाश की किरणें आती है और आने के बाद या तो सब एक जगह पर एकत्रित होती है या एकत्रित नहीं होती तो एकत्रित होती हुई या केंद्रित होती हुई प्रतीत होती है, वो क्या कहलाएगा? उसका फोकस। तो एक मैं आपको बता देता हूं उसके बाद, जैसे कि ये मैंने बताया, एक ये दर्पण बना देते हैं अपन, एक ये दर्पण, ये हम बना देते कौन सा? उत्तल बना देते। क्या बना? कौन सा दर्पण बना दिया अपन ने? उत्तल। ये बना दिया हमने अवतल। पॉलिश कर दिया अपन ने। कौन से भाग में पॉलिश करें ये याद रखना। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका मुख्य अक्ष खींचेंगे। एक बार सब आपके रिपीट हो जाएगा। ठीक है, सेंटर में क्या खींच दिया आपने? ये मुख्य अक्ष। ठीक है, इसका भी ऐसे मुख्य अक्ष खींच देते हैं। मुख्य अक्ष खींच दिया। ठीक है, अब प्रकाश की किरणें भेजते हैं इसके ऊपर। ये इस प्रकार से यहां पर प्रकाश की किरणें आ गई इसकी। यहां पर इसका आ गया वक्रता केंद्र C। इसका वक्रता केंद्र यहां पर आ गया C। ये क्या हो जाएगा? P पोलर। ये क्या हो जाएगा? इसका P पोलर। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण इसमें यहां से आ रही है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसका ये वाला परावर्तक पृष्ठ आ गया, तो अब यहां से प्रकाश की किरण तो उत्तल दर्पण में क्या होगी? फैलने का काम करेगी। क्या होगा? इसीलिए तो हमने बोला था उत्तल दर्पण क्या होता है? अपसारी दर्पण होता है। तो प्रकाश की किरण यहां से फैल जाएगी। प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? फैल जाएगी और ये इस दिशा में चली जाएगी, ये इस दिशा में। और मुख्य अक्ष से जो प्रकाश की किरण आती है वो अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, ये ऐसी थी, परावर्तित तो होती है लेकिन इसी सेम दिशा में होगी। ये यहाँ पर आई सीधी और सीधी इसी दिशा में चली गई, तो इसको डैश डैश करके अपन आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर भी प्रकाश की किरण आएगी, ये मुख्य अक्ष से आएगी, वो तो वापस उसी दिशा में चली जाएगी। और ये दर्पण कौन सा है? अवतल। ये क्या है? उत्तल। अब उत्तल दर्पण ने तो क्या कर दी? प्रकाश की किरणों को फैला दिया। अब जहां पर ये मिलेगी, एकत्रित होगी, तभी क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में। और अवतल में ये आपस में जहां पर मिलेगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्या करेगा? अवतल दर्पण है, प्रकाश की किरणों को आपस में मिला देगा। क्या करेगा? जहां पर सारी प्रकाश की किरणें आके मिलती है वो उसका क्या हो जाएगा? फोकस बिंदु हो जाएगा। तो इसलिए जो प्रकाश की किरणें हैं वो यहां से गुजरी। ये प्रकाश की किरणें यहाँ से गुजरी और यहाँ से जो सेंटर की आई थी वो तो वापस टकरा के उसी दिशा में जाएगी। तो सारी प्रकाश की किरणें जहां पर आकर मिलती है वो क्या कहलाएगा? उस दर्पण का फोकस या एफ फोकस बिंदु कहलाएगा। तो इसमें तो वास्तविक में मिल रही है, अवतल दर्पण में तो वास्तव में किरणें मिल रही है, और इसमें देखो किरणें मिल ही नहीं रही है, उत्तल दर्पण में मिल ही नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे? इनको मिलाने के लिए आभासी किरणों का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से ये जैसे टकरा के वापस जा रही है, अगर इसको अपन क्या करेंगे? यहां पर पीछे की तरफ बढ़ा दें,
इसको क्या कर दिया मैंने, डैश डैश करके पीछे की तरफ मिला लिया। पीछे की तरफ मिला दिया। और यहां पर ये क्या हो रही है, ये सारे प्रकार, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है। तो यहां पर किरणें मिली तो ये इसका क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु हो जाएगा। ठीक है। तो फोकस बिंदु क्या होता है, जहां पर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद या तो वास्तव में मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, तो वो क्या कहलाएगा, उस दर्पण का फोकस कहलाता है। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए फोकस की परिभाषा क्या होगी, तो अपन लिखेंगे अवतल दर्पण का फोकस सिर्फ दोनों में एक शब्द का फर्क है, वो आपको याद रखना है। या आपको महसूस, अवतल दर्पण क्या करता है, किरणों को वास्तव में मिलाता है, उत्तल दर्पण आभासी किरणों को मिलाता है। तो हम लिखेंगे कि अवतल दर्पण में आपतित किरण परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है वह उसका फोकस कहलाता है। उसका फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है। फोकस बिंदु क्या कहलाता है, कि जहां पर अवतल दर्पण द्वारा जो परावर्तन के बाद जो किरण है वो वास्तव में मिलती है, वो उसका फोकस बिंदु कहलाता है। और उत्तल दर्पण में क्या लिखेंगे अपन, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वो क्या कहलाएगा, इस उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है। अब ये फोकस, सबका ये फोकस बिंदु आ गया। अब इस फोकस बिंदु, ये है वक्रता त्रिज्या। अब फोकस त्रिज्या, फोकस किसको बोलेंगे, या इसकी फोकस बिंदु और फोकस दूरी किसको बोलेंगे, इस P से लेकर F तक की दूरी है वो क्या कहलाएगी, इसकी फोकस दूरी कहलाएगी। तो फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है। के बीच की दूरी, ये क्या कहलाएगी, इसकी फोकस दूरी कहलाती है। अब दूरी हमने एक तो फोकस दूरी पढ़ी और एक क्या पढ़ी हमने, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में ये जैसे चित्र है, इसमें वक्रता त्रिज्या क्या क्या हो जाएगी, P से लेकर C तक की दूरी, P से लेकर C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या। और ये फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, P से लेकर F तक की दूरी, P से लेकर F तक की, ये तो क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। और ये
फोकस, ये क्या होगी वक्रता त्रिज्या। अब इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो कि ये लगभग इसकी क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधी। इसका एक संबंध होता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस त्रिज्या की हमेशा, जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी से दुगनी होती है, या अपन बोलेंगे कि फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में एक संबंध है, क्या, कि वक्रता त्रिज्या को अगर क्या कर दे अपन आधी, मतलब इसमें 2 का भाग दे दे, तो क्या अपन को प्राप्त हो जाएगी, फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कितनी थी, सी पी, फोकस दूरी सी पी एफ, ठीक है, बटे में 2, तो सी पी बराबर 2pf, ठीक है। या डायरेक्ट अपन लिख दे कि वक्रता त्रिज्या c बराबर 2f, ठीक है। ये संबंध आपको याद रखना है, इसके सवाल बनते। किस प्रकार से इसका सवाल बनेगा, आपको दे देगा कि किसी उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण द्वारा उसकी, किसी उत्तल या अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का माप कितना दे दिया होगा। आपको मैं एक सवाल देता हूं, सवाल आ जाएगा इस प्रकार से कि किसी उत्तल दर्पण, उत्तल या अवतल दोनों में से कोई भी एक दे देगा, दर्पण की वक्रता त्रिज्या त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो सीधा आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी। तो सीधा आप क्या करोगे, वक्रता त्रिज्या कितनी है, 5, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 5/2 बराबर 2.5 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी फोकस दूरी। बस ऐसे आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अरावली पाठशाला से जुड़ जाइए, और ऐसे ही हम आगे और भी वीडियो लाते रहेंगे। तो आप सबका धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।